Good morning, dear students. Welcome to today's video lecture in which we are going to study the topic cyclotron. आज के टॉपिक में हम स्टडी करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन देखेंगे। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस used to accelerate positively charged particles like proton, deuteron, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स एटसेट्रा। इस तरह के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करने के काम आता है। यूज्ड टू एक्सीलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स टू एक्वायर एनफ एनर्जी to carry out the nuclear disintegration, to acquire enough energy to carry out the nuclear disintegrations, means that कुछ न्यूक्लियर मैटर को डिसइंटीग्रेट का मतलब है ब्रेक करना। ये अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पॉजिटिव पार्टिकल्स को बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके किसी एटम के न्यूक्लियस से जब हिट करेंगे तो उसमें जो डिसइंटीग्रेशन होगी, ब्रेकिंग होगी, व्हाट रिजल्ट्स वी कैन गेट फ्रॉम दैट, वहां से क्या कुछ नई इन्वेंशंस की जा सकती हैं। तो उस इन्वेंशन के लिए यूज होने वाला डिवाइस है ये। द नेम इज साइक्लोट्रॉन। ओके, साइक्लोट्रॉन। सो व्हाट इज प्रिंसिपल? आफ्टर दैट वी विल स्टडी the principle of cyclotron. So it works on the principle that application of the cross fields. एक चार्ज पार्टिकल को जब एक ही समय म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों में रिलीज किया जाता है और उसको बार बार अगेन एंड अगेन उन दोनों फील्ड्स में ही मूव किया जाता है, इट एक्वायर्स वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो वो बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है बाय द एक्सेलरेटिंग। सो दिस इज द प्रिंसिपल। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको हम। कंस्ट्रक्शन में बात करते हैं। द थर्ड पार्ट, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या पार्ट्स हैं इसके? इट कंसिस्ट्स ऑफ टू हॉलो डीज। इधर डायग्राम में देखेंगे इसके दो हॉलो डीज हैं। डीज एक नाम दिया है क्योंकि इन कंडक्टर की जो शेप है वो डी की तरह है। वैसे एक्चुअली ये क्या है? D1 D2 नाम दे दिया। एक्चुअली क्या है? मेटेलिक हॉलो कंडक्टर्स हैं, मेटल के बने हुए हॉलो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, दीज आर द टू डीज। दीज डीज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल गैप। इन दोनों के बीच में स्मॉल गैप है जहां पर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज करना है ना। इसी गैप में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया जाना है, इसको एक्सेलरेट करना है आगे हमने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। इन दोनों डीज को इधर हम एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के सोर्स, दिस इज कॉल्ड हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। एक्चुअल में ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसका काम होगा कि एक कुछ सेकंड्स के बाद इन दोनों डीज की जो पोलैरिटी है, शुरुआत में मान लो ये वाली डी पॉजिटिव है, D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव। तो इस हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से इन दोनों डीज का जो पोलैरिटी है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ये कुछ टाइम के बाद चेंज होता रहता है आफ्टर सर्टेन सेकेंड्स। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। एक तरह से ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है दोनों डीज के बीच में, गैप। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो भी दो मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम कह सकते हैं। द टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर
two poles of the electromagnet are here. Clear? Let one is, ये नॉर्थ पोल है मान लो, इधर उसका साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ इस तरह से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से होगा, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी. ठीक है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. ये कंस्ट्रक्शन है साइक्लोट्रॉन का. इधर सोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे सोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का. सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर रिलीज किया जाएगा इस गैप में, दोनों डीज के गैप में. नाउ वी विल टेक नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज वर्किंग. कैसे वर्किंग करता है, कैसे किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि यहां रिलीज किया जाएगा उसको कैसे ये एक्सिलरेट करता है, हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है. वी विल स्टडी इट. तो होता क्या है कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां रिलीज किया जाता है गैप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड एंटर्स इन द D2 वाली डी में वो एंटर कर गया. D2 एक हॉलो कंडक्टर है और हम पढ़ चुके हैं कि हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. ठीक है. दैट मीन्स इनसाइड दिस D2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर. तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हुआ. What type of path will be followed? कैसा पाथ ये फॉलो करेगा? पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे टॉपिक हमने पढ़े हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो इट विल कम इन द गैप. ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ गैप में आ जाएगा. इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया हुआ है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जिस टाइम पे चार्ज पार्टिकल यहां आ जाता है तो उसी टाइम पर पोलैरिटी बदल देता है. कैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है सर्किट में, तो इस वजह से अभी अगर D1 पॉजिटिव है तो कुछ सेकंड्स के बाद, जैसे पहले आपको बताया कि D2 पॉजिटिव होगा, D1 नेगेटिव होगा. तो ये कब होगा? जब चार्ज पार्टिकल यहाँ गैप में पहुंच जाएगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी. तो रिवर्स होने की वजह से अब उधर पॉजिटिव चार्ज होगा D2 में और वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. अगेन द चार्ज पार्टिकल कम्स इन द गैप. चार्ज पार्टिकल फिर से गैप में आ जाता है, D2 में आ जाता है, D2 में आता है, सॉरी D1 में आता है. तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है एंड अगेन कम्स इन द गैप बिटवीन द टू डीज. जैसे ही गैप में आता है वही उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फिर से पोलैरिटी रिवर्स करता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर एंड द चार्ज पार्टिकल अगेन गोज इन D2, फिर D2 में चला जाता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है. चार्ज पार्टिकल हायर टू हायर पाथ, रेडियस के पाथ में कंटिन्यूअसली मूव करता जाता है और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब वो बिल्कुल पेरिफेरी का मतलब है किनारा, बिल्कुल बाउंड्री पे पहुंच जाता है, डीज की बाउंड्री पे. तो उस समय कुछ ऐसा अरेंजमेंट यहाँ किया गया होता है कि हम चार्ज पार्टिकल की उस काइनेटिक एनर्जी को, उस समय तक जो उसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली है उसका यूज कर सकें. तो उसको हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करते हुए एक विंडो के माध्यम से, ये विंडो है, दिस चार्ज पार्टिकल इज मेड टू एग्जिट थ्रू दिस विंडो. एग्जिट करवाने का जो हमारा मोटिव होता है कि इसको किसी टारगेट से, टारगेट क्या है? कोई एटम है, न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके साथ हम इसको हिट करेंगे. दिस इज टारगेट है. सो एज इट हिट्स द टारगेट, the changes brought about by this particle on the target atom molecule are studied in nuclear physics. और न्यूक्लियर फिजिक्स में जितना भी आप नॉलेज, एक फंडामेंटल फॉर्म में मैटर का जो नॉलेज है वो सारा इन कोलिजन के एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ही कलेक्ट किया गया है. तो यहाँ भी कोई ना कोई ये कोलिजन का एक्सपेरिमेंट जो है कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए, कुछ रिसर्चेस के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है. अब हम इससे रिलेटेड जो थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी में हम कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस को करेंगे इसी कॉन्सेप्ट में, साइक्लोट्रॉन में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल पे, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द charged particle
provides it the centripetal force। ठीक है बेटा, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वही उसको, आप देख रहे हैं कि ये सर्कुलर घूम रहा है और सर्कुलर घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है। दैट इज, इस बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखें, QVB। QVB साइन थीटा होता है वैसे, लेकिन थीटा यहाँ कितना 90 डिग्री है। वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री। तो QVB रहा ओनली एंड इक्वल्स टू mv square upon r। क्लियर? फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द रेडियस। हम इस इक्वेशन को नंबर 1 करते हुए और यहाँ पार्ट ए करें कि हम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ को ये चार्ज पार्टिकल फॉलो करता है साइक्लोट्रॉन में, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हम इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हम क्या करें, v से v कैंसिल आउट कर दें, तो r इक्वल्स टू क्या रह गया, QB, r की जगह आ जाएगा mv अपॉन QB। ठीक है, दिस वन विल बी द एक्सप्रेशन। इसको नंबर 2 कर दो यहां पर। ये साइक्लोट्रॉन में रोटेट करते हुए चार्ज पार्टिकल का रेडियस हो जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट सेमी सर्कल, टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग सेमी सर्कल, स्मॉल टी अगर उसको नाम दे दें हम, तो सेमी सर्कल में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सर्कमफ्रेंस का हाफ, दैट इज 2 पाई आर होती है सर्कमफ्रेंस, तो उसका हाफ कितना हो गया, पाई आर। ठीक है, डिवाइड बाय द वेलोसिटी v, पाई आर अपॉन v, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। सो फ्रॉम हियर पाई अपॉन v एज इट इज रहने दो, और r की वैल्यू जो आपके पास है mv अपॉन QB, तो v से v कैंसिल हो गए, पाई m अपॉन QB। ये सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में लिया गया टाइम है। ठीक है बेटा, नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस टाइम। जो टाइम सेमी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ले रहा है, ये रेडियस से इंडिपेंडेंट है। इस एक्सप्रेशन में r नहीं आ रहा कहीं भी। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल जब छोटे रेडियस के सेमी सर्कल में चल रहा है तब भी टाइम पीरियड यही है, और एक बड़े सर्कल में चलेगा जब, तब भी सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में यही टाइम लगेगा। इट मींस जैसे जैसे सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ रही होगी, तभी उतने ही टाइम में, जितने टाइम में स्मॉल सेमी सर्कल को कंप्लीट करता है उतने ही टाइम में बड़े सेमी सर्कल को वो कंप्लीट कर लेता है। तो यही इसके पीछे लॉजिक था कि जिससे उसकी स्पीड जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वो बड़े बड़े रेडियस में जाता जा रहा है, द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका, पॉइंट सी लिख देते हैं, टाइम पीरियड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं इसको। लेट बी डिनोट इट एज कैपिटल टी। तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का टाइम पीरियड का मतलब है जितने टाइम में शुरू में D1 पॉजिटिव थी, D2 नेगेटिव थी, तो टाइम, जिस टाइम में ये पोलैरिटी एक बार रिवर्स होके फिर उसी पोलैरिटी में आ जाएगी, यानी कि टाइम, जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल एक सर्कल सेमी गैप में आने के बाद फिर से दोबारा गैप में आएगा, कहने का मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा ये। ठीक है, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। कैपिटल टी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द स्मॉल टी, है ना। सो इट विल बी 2 टाइम्स पाई m अपॉन QB। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको दुगुना हो गया ये पूरे कंप्लीट सर्कल का टाइम पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहीं से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर डिस्कस करें, जिसका सिंबल होता है न्यू, एंड न्यू इक्वल्स टू 1/t, रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। 1/t करेंगे तो कितना आ जाएगा, QB अपॉन 2 पाई
m। एंड एज फार एज नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो कितनी होगी वो, 2 पाई टाइम्स ओमेगा से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई टाइम्स द लीनियर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू। तो 2 पाई क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्यू बी अपॉन एम, है ना, क्यू बी अपॉन एम। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। एनर्जी गेन्ड, एक हेडिंग छोटा सा है, एनर्जी गेन, चार्ज पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है वो एनर्जी। पॉइंट हमारा हो गया ये ABCDEF। एनर्जी गेन, चार्ज पार्टिकल ने जो एनर्जी गेन की तो वो एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में है। मान लो सिंबल उसको हम E दे रहे हैं, लेकिन वो है क्या, हाफ mv स्क्वायर। और v हमने यहां से फाइंड कर सकते हो आप v, ठीक है। QB इधर चला जाएगा, QBR अपॉन m, ये v का वैल्यू होगा। तो E इज इक्वल टू 1/2 m इंटू QBR अपॉन m का होल स्क्वायर, m/2 q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय m स्क्वायर। तो m से एक m पावर कैंसिल हो गई एंड वी आर लेफ्ट विद q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये एनर्जी बची q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। दिस वन विल बी द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, जो रोटेट करता हुआ काइनेटिक एनर्जी होल्ड करेगा। अगर हम इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है, वी टॉक अबाउट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल सबसे बड़े रेडियस में घूम रहा होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के लिए Q की वैल्यू वही रहेगी हर सर्कल में, B मैग्नेटिक फील्ड भी वही रहेगी, मास चार्ज पार्टिकल का भी वही रहेगा। चेंज क्या होता जाएगा, जैसे जैसे बड़े बड़े रेडियस में जाता जाएगा, बड़े बड़े सर्कल में जाता जाएगा, रेडियस भी बढ़ता जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा ये R होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो Q स्क्वायर B स्क्वायर बाय 2m, ये तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। उस समय रेडियस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तब वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स विच आर रिलेटेड विद साइक्लोट्रॉन। अब हमने इस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़े सारे। कुछ लिमिटेशंस भी हैं साइक्लोट्रॉन की, उनको डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसी के साथ ही हेडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड ऑल्सो गिव द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। या अलग से भी कई बार पूछ ली जाती हैं। तो हम बात करते हैं क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, सो कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास दैट इट कैन नॉट एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स। हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बात की कि ये सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकता है। तो इट मीन्स पहला पॉइंट हो जाएगा कि इट कैनॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, बिकॉज न्यूट्रॉन्स पे यहां ये वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये न्यूट्रॉन्स पे नहीं लगेगा, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट विल बी इट कैनॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअल में जो ये एक स्टेपिंग है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का गैप में आना और उधर हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से ये पोलैरिटी का रिवर्स होना, ये तालमेल जो दोनों के बीच में है उसकी वजह से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कि एक स्मॉल मास का पार्टिकल है, थोड़ी सी फोर्स से बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, तो बहुत जल्दी यह गैप में पहुंच जाएगा वो,
बिफोर द रिवर्सिंग ऑफ पोलैरिटी। अभी तक पोलैरिटी रिवर्स हुई नहीं होगी और वो गैप में आ जाएगा, और उधर से जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आइए तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ से जाएगा, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से नेगेटिव प्लेट से रिपेल होकर ऐसे घूम के ऐसे आएगा। तो पोलैरिटी अगर अभी रिवर्स नहीं हुई है तो ये आगे नेगेटिव पार्टिकल नेगेटिव प्लेट जो है वो फिर से इलेक्ट्रॉन को वापस उसी डी में भेज देगी, यानी कि वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि वो कंटिन्यूसली आगे से आगे रोटेट करे, वो उस केस में नहीं हो पाएगा, वो स्टेप आउट हो जाएगा एक तरह से, है ना, ड्यू टू इट्स स्मॉल मास। तीसरा पॉइंट जो लिमिटेशन में आ रहा है कि चार्ज पार्टिकल एक लिमिटेड वेलोसिटी तक ही एक्सेलरेट किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं m इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आई हुई इक्वेशन है जो किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से रिलेट करती है। इट रिलेट्स द मास ऑफ अ मूविंग बॉडी विद इट्स वेलोसिटी। यहां पर m मास एट वेलोसिटी v है एंड m नॉट इज द रेस्ट मास, वो बॉडी जिस समय रेस्ट में थी उस समय का मास, ठीक है। अगर हमें यहां लेट करना है, लेट v इज इक्वल टू c, यानी कि कोई पार्टिकल कोई भी मास जो लाइट की वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी से चल रहा होगा, v इक्वल टू c का मतलब ये हुआ। तो यहां अगर मैथमेटिकली उस बात को सब्स्टिट्यूट करें, v की जगह c रख दें तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर दैट इज 1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर रूट इज 0 एंड m नॉट बाय 0 इज इन्फिनिटी। कोई भी टर्म डिवाइड बाय अगर 0 हो तो वो वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। यानी कि जब v c के बराबर होगा तो बॉडी का मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी जो वैल्यू है दैट इज इनफाइनाइट। तो ये वेलोसिटी, इसका मतलब जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ती गई होगी वैसे वैसे ये मास भी बढ़ता गया होगा। यानी कि जब हम इस सिचुएशन को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे तो जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ रही है चार्ज पार्टिकल की वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ रहा होगा। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाएगी कि जब ये मास इतना हो जाएगा कि वो फोर्स जो लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो उतने टाइम में उसको गैप में नहीं ले पाएगी जितने टाइम में पोलैरिटी रिवर्स होती है, उसके मास के बढ़ जाने की वजह से। तो वो भी एक ड्रॉबैक होगा कि हम अपनी मन चाही वेलोसिटी तक इसको नहीं ले जा पाएंगे। एक लिमिट के बाद हमें उसको बाहर एग्जिट करना होगा, उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हम उसको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। सो दिस इज वन मोर लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन।